स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों जैसा कि हम लोग आजकल करेंट पढ़ रहे हैं, फिर से उसी सीरीज को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं आगे की ओर। पहले बात करेंगे बच्चों कंडक्टर। अगर कंडक्टर की बात करें तो वो सब्सटेंस जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है और जो करंट को अलाउ करता है पास होने के लिए। ठीक है, अब यहां पे दो कंडीशन अराइज होता है बच्चों। जब पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के क्रॉस एब्सेंट होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के क्रॉस प्रेजेंट होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस एब्सेंट है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस एब्सेंट है तो यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है जो इलेक्ट्रॉन्स है इसका अरेंजमेंट आप देख सकते हैं रैंडम है। लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट होता है तो कंडक्टर के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ए लाइन हो जाते हैं और ए लाइन होकर के प्रॉपर डायरेक्शन में वो मूव करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट। फिर बात करते हैं बच्चों बेस्ड कंडक्टर क्या होता है, तो सिल्वर बेस्ड कंडक्टर होता है। चूंकि सिल्वर काफी कॉस्टली है तो एज ए कंडक्टर उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, इसलिए सेकेंड कैटेगरी का सबसे बढ़िया कंडक्टर कॉपर को माना जाता है। और कॉपर के बाद फिर एल्युमिनियम और आयरन का प्लेस आता है। ठीक है, फिर बात करें बच्चों, एक क्वेश्चन है मेरे पास। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0.5 वोल्ट व्हेन चार्ज ऑफ 3 कूलम वाज ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, कैलकुलेट द वर्क डन। पिछले क्लास में मैं आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बताया था। आज एक दो क्वेश्चन बना लेते हैं इसके रिगार्डिंग। तो बच्चों क्वेश्चन में मेरे पास V का वैल्यू दिया हुआ है। अगर मैं बात करूं तो मेरे पास पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 0.5 वोल्ट, और Q का वैल्यू दिया हुआ है चार्ज कितना, 3 कूलम। और आपसे बोला क्या जा रहा है निकालने को बच्चों, आपसे बोला जा रहा है वर्क डन निकालने को। तो W इक्वल टू होता क्या है, तो W इक्वल टू होता है बच्चों QV, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं V इक्वल टू क्या होता है, W बाई Q। तो यहाँ पे W अगर निकालना हो तो W इक्वल टू QV आप लिख सकते हैं, QV आप लिख सकते हैं। तो यहाँ भी मैंने Q ले लिया और V ले लिया। Q का वैल्यू कितना है बच्चों, मतलब चार्ज कितना है, तो 3 है, और वोल्टेज कितना है, 0.5 वोल्ट है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, मेरे पास आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा, आंसर मेरे पास आ जाएगा 1.5 जूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है मेरे पास। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 2 एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज 10 वोल्ट एंड 5 वोल्ट। किसी कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट और 5 वोल्ट दिया हुआ है। तो पहले हम लोग निकाल लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। डेल्टा V का वैल्यू अगर मैं निकालूं पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस लार्जर पोटेंशियल माइनस स्मॉलर पोटेंशियल इक्वल टू, मेरे पास आंसर आ गया 5 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू हो गया 5 वोल्ट। 5 जूल ऑफ वर्क नीड्स टू बी डन टू मूव सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज फ्रॉम एंड एट हायर पोटेंशियल टू एंड एट लोअर पोटेंशियल। 5 जूल वर्क करना पड़ता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मूव करवाने के लिए। तो W इक्वल टू भी मेरे पास है बच्चों, W इक्वल टू 5 जूल। अब मेरे से पूछा जा रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज। इट मीन्स आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, आपको फाइंड करना है Q का वैल्यू। Q का वैल्यू क्या होगा, तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू होता है W बाई Q। और आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए Q, Q बराबर W बाई V हो जाएगा।
W का वैल्यू है 5 जूल और V का वैल्यू अभी मैंने निकाला 5 वोल्ट और 5 जूल। अब Q का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 1 कूलम। दिस वन विल बी द आंसर, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, करंट की बात करें। करंट या तो किसी इलेक्ट्रोलाइट में फ्लो हो सकता है या किसी मेटालिक कंडक्टर में फ्लो हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं बच्चों? तो वैसा कंडक्टर जो वैसा लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। वैसा लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जनरली जो बढ़िया इलेक्ट्रोलाइट होता है वो साल्ट सॉल्यूशन हो सकता है, एसिड सॉल्यूशन हो सकता है, बेस सॉल्यूशन हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल मैं बता दूं, कोई लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं भी हो सकता है, जैसे आप बात करें शुगर सॉल्यूशन या जैसे आप बात करें अल्कोहल, तो अल्कोहल या शुगर सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। तो वो सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है उसे इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। कारण ये है इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस होते हैं, फ्री आयंस होते हैं। तो करंट इलेक्ट्रोलाइट में फ्लो हो सकता है या मेटालिक कंडक्टर में फ्लो हो सकता है। अगर इलेक्ट्रोलाइट में करंट फ्लो होता है, दैट करंट इज कॉज्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ फ्री आयंस। एंड किसी मेटालिक कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो मेटालिक कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होने का रीजन होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मुझे लगता है क्लियर होगा। मैं बात करूं इलेक्ट्रोलाइट्स का बच्चों, तो इलेक्ट्रोलाइट्स में करंट जो फ्लो होता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस, और किसी कंडक्टर के अंदर मेटालिक कंडक्टर ले लें तो यहां करंट कॉज होता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? कॉज ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होने का क्या कारण है? तो बच्चों जब भी किसी कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो प्रॉपर अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है। आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करेंगे? तो जनरली हम लोग सेल इस्तेमाल करते हैं। सेल क्या है? तो यूनिट है बैटरी का जिसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस किसी कंडक्टर के अक्रॉस जनरेट कर पाते हैं। नेक्स्ट बात करें बच्चों, मेरे पास रेसिस्टेंस की बात करते हैं। रेसिस्टेंस क्या है बच्चों? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेसिस्टेंस का मतलब होता है जब भी किसी वायर से या कंडक्टर से करंट फ्लो होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा होगा, और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते वक्त उस इलेक्ट्रॉन को जो परेशानी होती है कंडक्टर से मूव करने में, उसे कहा जाता है रेसिस्टेंस। किसी कंडक्टर के क्रॉस इलेक्ट्रॉन को मूव करने में आसानी होती है तो कहेंगे रेजिस्टेंस कम है, और जिस कंडक्टर के क्रॉस इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में प्रॉब्लम आता है, ऑब्स्टेकल आता है, तो कहेंगे उसे हाई रेजिस्टेंस। ठीक है? तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर व्हाइल फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स थ्रू इट, किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है, करंट मूव करना मतलब इलेक्ट्रॉन का मूव करना, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसको जो ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है उसे कहते हैं रेसिस्टेंस। तो बच्चों आप समझ सकते हैं बढ़िया कंडक्टर होने के लिए क्या कंडीशन है? तो बढ़िया कंडक्टर होने के लिए कंडीशन है रेसिस्टेंस का वैल्यू कम होना चाहिए, ऑब्स्टेकल रेसिस्टेंस कंडक्टर के अंदर कम होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ऐसा यूनिट की बात करेंगे रेसिस्टेंस का, तो ऐसा यूनिट ओम होता है। फिर बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस, कौन कौन सा फैक्टर है जो रेसिस्टेंस को इन्फ्लुएंस करता है? बच्चों किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके लेंथ के। जितना बड़ा लेंथ होगा किसी कंडक्टर का उतना ही ज्यादा रेसिस्टेंस होगा उसका। बच्चों मैं कह दूं आपसे, कोई 1 मीटर का कंडक्टर है और कोई 10 मीटर का कंडक्टर है, किसका रेसिस्टेंस ज्यादा हो सकता है? तो नेचुरली है जिसका लेंथ ज्यादा होगा, 10 मीटर वाले का रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। फिर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शन एरिया पे। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है बच्चों? मान लिया जाए ये वायर है, तो इसको अगर ऐसे काटेंगे तो ये क्रॉस सेक्शन कहलाएगा। अब किसी भी वायर को काटते हैं तो क्रॉस सेक्शन एरिया आपको सर्कुलर मिलता है। तो किसी वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा तो उसका रेसिस्टेंस कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को मूव करने में आसानी होगी। और किसी वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया अगर कम है तो उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन को मूव करने में दिक्कत होगी। तो अगर क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करें
तो रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। किसी वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, रेसिस्टेंस कम, और जिस किसी वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया कम है उसका रेसिस्टेंस ज्यादा। थर्ड बात करेंगे बच्चों, रेसिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो तो रेसिस्टेंस भी ज्यादा होगा, और टेम्परेचर कम हो तो रेसिस्टेंस भी कम होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, मैंने लिखा बच्चों रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। दोनों इक्वेशन को कंपाइल करके हम लोग बना दिए रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करने के लिए हम लोग ले लेते हैं एक कांस्टेंट जिसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रो का मतलब हो गया बच्चों रेसिस्टिविटी, रो का मतलब रेसिस्टिविटी, या इसको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोलते हैं, इसे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी कहा जाता है। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाकर रो लगा दिए। अब ये जो फॉर्मूला है बच्चों हम लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्योंकि अक्सर एक क्वेश्चन यहां से होता ही होता है, रेसिस्टेंस इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। ठीक है, अब मेरे से पूछा जाए व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का जो यूनिट होता है बच्चों ओम मीटर होता है। अब कैसे होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं, ओम मीटर कैसे होता है, लेट मी एक्सप्लेन। अगर मैं कहता हूं R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, इसका मतलब है रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो R A डिवाइडेड बाई L। अब R का मतलब क्या होगा, R का यूनिट ओम, A का मतलब, ये मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई लेंथ का मीटर। तो यहाँ मीटर से स्क्वायर कट गया और आंसर मेरा क्या होगा, ओम मीटर। तो यहाँ रेसिस्टिविटी का जो ऐसा यूनिट होगा बच्चों ओम मीटर होगा। करेक्ट, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, ये स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता क्या है, व्हाट इज स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। तो बच्चों यहाँ पे डेफिनेशन, जो एग्जैक्ट डेफिनेशन तो इसका मिलता नहीं है, लेकिन खुद हम लोग बना सकते हैं। अगर मैं बात करूं रो इक्वल टू क्या होता है, अगर मैं बात करूं रो इक्वल टू क्या होता है बच्चों, तो रो इक्वल टू हो जाएगा R इंटू ए डिवाइडेड बाई एल। तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ का वैल्यू 1 अगर पुट कर दिया जाए, क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ का वैल्यू 1 पुट कर दिया जाए, तो बच्चों ये रेसिस्टेंस के बराबर हो जाता है। रो का मतलब हो गया रेसिस्टेंस इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया डिवाइडेड बाई एल, और क्रॉस सेक्शन एरिया एल का वैल्यू 1 अगर ले लिया जाता है तो ये रेसिस्टेंस के बराबर हो जाता है। तो रेसिस्टिविटी का डेफिनेशन खुद बनाएंगे, द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हुज लेंथ इज 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर। वैसा कंडक्टर का रेसिस्टेंस जिसका लेंथ 1 मीटर हो और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, उसे कहा जाता है रेसिस्टिविटी। तो ऑब्वियस है रेसिस्टिविटी क्या है, तो वो भी एक रेसिस्टेंस ही है, लेकिन एक डिफरेंट पैरामीटर का, किसी कंडक्टर का एक डिफरेंट पैरामीटर है, मतलब 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ऐसे कंडक्टर को हम लोग कह सकते हैं उसका रेसिस्टिविटी उसके रेसिस्टेंस के बराबर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बच्चों एक क्वेश्चन है मेरे पास, ये क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ अ कॉपर वायर इज 100 मीटर। तो एल का वैल्यू मैं लिख लेता हूं, कितना है ये 100 मीटर है, गुड। एंड इट्स रेडियस इज 1 मिलीमीटर, रेडियस इसका 1 मिलीमीटर है, तो आर इक्वल टू लिख लेते हैं 1 मिलीमीटर। इसको बच्चों एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। यूनिट का ख्याल रखना है, जब भी कैलकुलेट करेंगे सारा एसआई यूनिट में, तो इसको 1 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर आप लिख सकते हैं। और क्या है मेरे पास, कैलकुलेट्स इट्स रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर, कैलकुलेट इट्स रेसिस्टेंस, और सॉरी इसमें रेसिस्टेंस छूट गया है, calculates its R resistance if resistivity of copper is this one। तो ठीक है, रो का वैल्यू भी लिख देते हैं 1.72 इंटू 10 का पावर कितना बच्चों -8 ओम,
मीटर। अब यहाँ से मुझे क्या निकालना है, आर का वैल्यू बच्चों निकालना है। तो आर इक्वल टू होता क्या है, आर इक्वल टू होता है रो एल डिवाइडेड बाई ए। रो का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूं नीचे, यस नो, तो आर इक्वल टू रो का वैल्यू 1.72 इंटू 10⁻⁻8 इंटू एल का वैल्यू, यार स्क्रीन हिल क्यों रहा है, इंटू एल का वैल्यू, एल का वैल्यू बच्चों कितना है मेरे पास, एल इक्वल टू है 100 मीटर, तो ये हो गया 100 मीटर और डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा बच्चों, तो यहाँ पे तो मेरे पास रेडियस दिया गया है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू हो जाएगा बच्चों, पाई का वैल्यू 3.14 पाई का वैल्यू हो गया। आर स्क्वायर का मतलब हो गया, आर स्क्वायर का मतलब हो गया, आर का वैल्यू क्या है 1 इंटू बच्चों, आज ये बोर्ड जो है ना मुझे परेशान कर दिया है, ये बार बार हिल रहा है जो स्क्रीन को डिस्टर्ब कर रहा है, इसका मन जो है आज ठीक नहीं लग रहा है। देख लो फिर से ये नौटंकी स्टार्ट है। 1 मिनट बच्चों, इसको मैं हाइड करता हूँ और 1 इंटू 10⁻³ और इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको फिर से सॉल्व करते हैं। आर इक्वल टू, आर का वैल्यू हो गया 1.72 इंटू 10⁻, देखिए 10 से -8 में मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको -6 कर देंगे हम, 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 3.14 इंटू 10 का पावर, यहाँ पे देख रहे हैं हम 10⁻³ है और उसका स्क्वायर है, तो -3 का स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा -6। बच्चों -6 से क्रॉस आउट हो गया। आर का वैल्यू जब आप निकालेंगे बच्चों तो ये लगभग 0.55 आपका आ जाएगा, 0.55 ओम ये आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर। तो एक नॉर्मल मेथड है जिसके द्वारा हम लोग ये प्रॉब्लम बनाते हैं। बेसिकली इसमें जो आ जाता है वो कई बार रेसिस्टिविटी आपसे पूछ लेता है या कई बार आपसे रेसिस्टेंस पूछ लेता है, करेक्ट। एनी डाउट, इट्स ओके, लेट मी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वेरिएशन ऑफ रेसिस्टेंस विथ लेंथ। लेंथ के साथ रेसिस्टेंस का वेरिएशन का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे डील करेंगे। बच्चों आपको पता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, तो जब भी कोई दो डाटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो उसका रेशियो इक्वल होता है। इट मीन्स आप लिखेंगे R1/R2 इक्वल टू L1/L2। बच्चों ये आपका रेडीमेड फॉर्मूला है और इसको याद करके आपको रख लेना है, जब कभी भी आवश्यकता हो तो ये काम आ सकता है। कैसे, मान लिया जाए कोई बोलेगा आपसे किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस 10 ओम है और उसका लेंथ 5 मीटर है, और जब उसका लेंथ 10 मीटर हो जाता है, L2 इक्वल टू 10 मीटर हो जाता है, तो दूसरा रेसिस्टेंस R2 का वैल्यू आप निकालिए। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला जो है आपके काम का हो जाता है, क्लियर है। ये फॉर्मूला याद रखना है, रेसिस्टेंस का रेशियो विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द लेंथ। अब यहाँ से 3 डाटा आपको दे दिया जाएगा और 4th डाटा आपको निकालना होता है, तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और टेंशन नहीं लेना है। एक क्वेश्चन भी एक बना करके हम लोग देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरिएशन ऑफ रेसिस्टेंस विथ चेंज इन क्रॉस सेक्शन एरिया। अब रेसिस्टेंस का वेरिएशन क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ होता है, अगर इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे बनाएंगे बच्चों। यहाँ पे R इक्वल टू मैं जानता हूँ
R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। इसका मतलब हो गया बच्चों R1 बाई R2 इक्वल टू होगा 1 बाई A1 डिवाइडेड बाई 1 बाई A2। अगर आप सॉल्व करें R1 बाई R2 इक्वल टू बच्चों ये हो जाएगा A2 बाई A1। ये आपका ओरिजिनल इक्वेशन है जो आपको याद रखने की आवश्यकता है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। करेक्ट। अब इसका वेरिएशन कैसे मिलेगा आपको? तो क्या है, आपसे कई बार पूछ लेगा, मान लिया जाए किसी रेसिस्टेंस का, किसी कंडक्टर का, मान लिया जाए किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस 20 ओम है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 2 मीटर स्क्वायर है, तो और दूसरा रेसिस्टेंस इसका 10 ओम है, तो आप मुझे बताइए A2 बाद वाला क्रॉस सेक्शन एरिया इसका क्या हो जाएगा। तो इस तरह से 4 डाटा है मेरे पास, 3 डाटा आपको सप्लाई किया जाता है, अब 4th डाटा आपसे पूछा जाता है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे और रिजल्ट हम लोग फाइंड करेंगे। करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, वेरिएशन ऑफ रेसिस्टेंस विच चेंज इन लेंथ एज वेल एज क्रॉस सेक्शन एरिया। जब वो कंडीशन लेंथ भी चेंज हो रहा हो, क्रॉस सेक्शन एरिया भी चेंज हो रहा हो, तो फिर कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग? बच्चों आप जानते हो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। अब क्या है, L से के अकॉर्डिंग भी वैरी कर रहा है और क्रॉस सेक्शन एरिया के अकॉर्डिंग भी वैरी कर रहा है, तो दोनों को हम लोग कंसीडर करेंगे। और चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका रेशियो भी हम लोग इक्वल लिखेंगे। तो लिखेंगे R1 डिवाइडेड बाई R2 इक्वल टू L1 बाई A1 डिवाइडेड बाई L2 बाई A2। अब इसको सॉल्व करें बच्चों तो मेरा हो जाएगा R1 बाई R2 इक्वल टू L1 बाई A1 इंटू A2 बाई L2। अब यहाँ से आपका फॉर्मूला बनके तैयार हो जाता है, ये आपका फॉर्मूला बनके तैयार है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास 2 2 4 2 6 डाटा है, तो ये 6 डाटा में से बच्चों 5 डाटा आपको प्रोवाइड किया जाता है और 6th डाटा आपको फाइंड करना होता है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी होता है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है, निश्चित रूप से आता ही है इस टाइप का सवाल। और ऑब्जेक्टिव में तो बच्चों निश्चित रूप से एक क्वेश्चन रहेगा ही इस सेक्शन से, वेरिएशन ऑफ रेसिस्टेंस विद लेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, द रेसिस्टेंस ऑफ ए 1 मीटर नाइक्रोम वायर, यानी कि मैं L इक्वल टू ले लेता हूं, L1 इक्वल टू मैं ले लेता हूं 1 मीटर इज 6 ओम, तो R1 इक्वल टू ले लेता हूं मैं 6 ओम। कैलकुलेट इट्स रेसिस्टेंस इफ इट्स लेंथ इज 70 सेंटीमीटर। बच्चों L2 इक्वल टू इसका हो जाता है 70 सेंटीमीटर है, तो इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर दिए हैं, 0.7 मीटर हो जाएगा। और आपसे पूछा जा रहा है बेटा फाइंड करो, क्या फाइंड करो, तो R2 फाइंड कीजिए। लेंथ का वैल्यू कम गया है तो रेसिस्टेंस क्या हो सकता है बच्चों, रेसिस्टेंस भी कम हो जाना चाहिए। तो चेक करते हैं कम होता है कि नहीं। तो रिलेशन क्या है, रिलेशन ऑफ रेसिस्टेंस विद वेरिएशन ऑफ लेंथ। तो लेंथ के वेरिएशन से रेसिस्टेंस का रिलेशन हमको पता है, R1 बाई R2 इक्वल टू L1 बाई L2। अब यहाँ डाटा पुट करेंगे, R1 इक्वल टू कितना है 6 है, R2 इक्वल टू क्या है बच्चों पता नहीं, L1 इक्वल टू क्या है 1 है, L2 इक्वल टू क्या है, तो बाद में इसका वैल्यू 0.7 हो गया था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे R2 इक्वल टू 4.2 ओम हो जाएगा। ये आपका आंसर है बच्चों। आप देख सकते हो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हुआ, लेंथ कम हुआ तो रेजिस्टेंस का वैल्यू भी इसका कम हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास क्या, सिंबल ऑफ कॉमन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो बच्चों सेल का अगर मुझे सिंबल बनाना हो तो सेल का सिंबल हम लोग क्या बनाते हैं, सेल का सिंबल हम लोग बनाएंगे बच्चों, ये एक बड़ा लाइन और एक छोटा लाइन। छोटा लाइन बच्चों जो होगा वह थिक होगा और इसको कहेंगे सेल,
अगर मुझे बैटरी बनानी हो तो बैटरी को बहुत सारे सेल को जब सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो उसे कहा जाता है बैटरी। ये कम से कम एक से ज़्यादा सेल होना चाहिए, एक से ज़्यादा सेल जब सीरीज में कनेक्ट हो तो उसे बैटरी कहते हैं। अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल बच्चों ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। फिर प्लग की का सिंबल बच्चों हम लोग प्लग की का सिंबल हम लोग ये दे सकते हैं, ये प्लग की है, ये अभी आपको दिख रहा है ये प्लग की। ओह शिट, ये आपका अल्टरनेटिंग करंट का मिट गया था और ये प्लग की का हो जाएगा ये। बच्चों आप देख सकते हो ये जो प्लग की है अभी ये क्लोज कंडीशन में है। अभी क्या है, क्लोज कंडीशन में, यानी कि ऑफ कंडीशन में है। जैसे ही इसके अंदर डॉट दे देंगे तो ये ऑन कंडीशन हो जाएगा। फिर हम लोग बात करते हैं स्विच का। स्विच का मतलब बच्चों ये होता है, ये इस तरह से बनाते हैं इसको, आप देख सकते हो। स्विच का कंडीशन ये हो गया, ये स्विच हो गया। इस कंडीशन में बच्चों आप देख रहे हो ये जो है अभी ये ऑफ कंडीशन में है, यानी कि क्लोज कंडीशन। याद रखना है क्लोज मतलब ऑफ होता है, ये क्लोज कंडीशन है। जैसे ही इसको टच करवा देंगे तो फिर ये ऑन कंडीशन डेवलप हो जाएगा, यानी कि ओपन कंडीशन हो जाएगा। अगर मैं बात करूं, नहीं लेट मी करेक्ट, क्लोज कंडीशन का मतलब होता है, क्लोज का कंडीशन मतलब होता है ऑन, क्लोज का मतलब हो गया ऑन। क्लोज कंडीशन हो बच्चों तो इसका मतलब स्विच होता है ऑन, और ओपन कंडीशन हो तो मतलब होता है ये ऑफ। ओपन का मतलब होता है ऑफ। तो ये दोनों याद रखना है आपको। तो यहाँ पे अभी ये जो दिख रहा है आपको ये ओपन कंडीशन दिख रहा है, यानी कि ऑफ कंडीशन है। जैसे ही इसमें डॉट दे देंगे तो क्लोज कंडीशन हो जाएगा, इस दोनों को टच करवा देंगे तो क्लोज कंडीशन हो जाएगा, यानी कि ऑन कंडीशन हो जाएगा। कनेक्टिंग वायर की बात करते हैं बच्चों। कनेक्टिंग वायर को सीधा हम लोग एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अमीटर की बात करें तो अमीटर में एक सर्किल देंगे, उसके अंदर ए लिखेंगे और ये अमीटर का रिप्रेजेंटेशन होगा। वोल्ट मीटर को रिप्रेजेंट करना है बच्चों, वी लिखेंगे, एक सर्किल देंगे, दोनों और एंड बनाएंगे कनेक्टिंग वायर के लिए। और वोल्ट मीटर पढ़ चुके हैं हम लोग, ऑलवेज इसको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, और मीटर पढ़ चुके हैं, ऑलवेज इसे सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। रेसिस्टेंस की बात करें बच्चों, रेसिस्टेंस आपको ऐसा जिगजैग लाइन बनाना है, ये रेसिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा। फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस की बात करें बच्चों, वेरिएबल रेजिस्टेंस ऐसे जिगजैग लाइन तो होगा ही, लेकिन इसके ऊपर से एक एरो दिया हुआ होगा, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल है। गैल्वेनोमीटर के लिए सिंपली आपको जी लिख देना है, राउंड कर देना है, दोनों और एंड बना देना है गैल्वेनोमीटर। लोड की बात करें बच्चों तो लोड ऐसा क्रॉस दे करके राउंड बना देना है, दोनों और लाइन ड्रॉ कर देना है, लोड का हो गया। बल्ब की बात करें तो बल्ब बच्चों इस तरह से आप बल्ब का सिंबल बना सकते हो। तो कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जिसका सिंबल हम लोगों को याद रखना होता है। अगर ये बात करें बच्चों, ये क्वेश्चन यहाँ पे आकर के लास्ट हो जाता है, और आज के वीडियो के लिए हम लोग इतना ही इसी पे स्टॉप करते हैं, और आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं जो वीडियो को कंप्लीट आप देखिए, और अगर पसंद आए तो निश्चित रूप से लाइक एंड सब्सक्राइब किया कीजिए, और कमेंट करना ना भूलें। जहाँ कहीं भी कमी लगती है या जो भी आवश्यकता हो आपको इस वीडियो में नीड फुलफिल नहीं हुआ हो तो डेफिनेटली आप कमेंट करके बताएं मुझे, मैं उस नीड को फुलफिल करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।